मुल्क की आवाम, खास तौर पर नौजवान, उस वक्त सड़कों पर निकल आए जब हुकूमत ने अचानक 26 मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इन ऐप्स के ज़रिए नफरत अंगेज़ मवाद, झूठी खबरें और फ्रॉड को फ़रोग़ मिल रहा है और इस पाबंदी का मकसद मुल्क में अमन व अमान को यकीनी बनाना है। लेकिन अवाम, ख़ास तौर पर नौजवान तबका, इस इक़दाम को अपनी आज़ादी इजहार पर हमला समझ बैठा। इब्तिदा में एहतजाज छोटे पैमाने पर हुए, लेकिन फिर ये मुजाहरे एक मुनज़्ज़म और फैलती हुई तहरीक में तब्दील हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए और इस तहरीक को जनरेशन री मूवमेंट का नाम दिया गया। ये तहरीक उन नौजवानों की नुमाइंदगी कर रही थी जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी शनाख्त, आवाज़ और सियासी शऊर डिजिटल दुनिया से तश्कील पाता है। उनके नज़दीक सोशल मीडिया सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं, बल्कि अपनी राय का इजहार, शऊर की बेदारी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का ज़रिया भी है। बहरहाल इस तहरीक ने हुकूमत के फ़ैसले को चैलेंज किया और यूँ ये एहतजाज जल्द ही शिद्दत इख्तियार कर गया। जब मुज़ाहिरीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया तो पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। पहले लाठी चार्ज किया गया, फिर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और आखिरकार मुज़ाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की गई। इस अफसोसनाक कार्रवाई में कई अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हुए। इस खून रेजी ने अवामी जज्बात को मज़ीद भड़का दिया। मुश्तइल हुजूम ने दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी इमारात को नजर आतिश कर दिया। पार्लियामेंट की इमारत, वज़ीर आज़म और सदर की रिहाइश गाहें, वज़रा के दफातर और दीगर सरकारी तनसीबात अवामी गुस्से की लपेट में आईं। इस सारी सूरत हाल के दौरान सबसे हौलनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब साबिक़ वज़ीर आज़म झालानाथ खानल की रिहाइश गाह को मुज़ाहिरीन ने आग लगा दी और इस हादसे में उनकी अहलिया जिंदा जल गई। ये वाक़या न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया और इसने नेपाली माशरे को अंदर से हिला कर रख दिया है। अवाम और सिविल सोसाइटी ने इस इक़दाम को शदीद अल्फाज में उसको कंडेम किया, जबकि हुकूमत को इस वाक़े के बाद सख्त अवामी दबाव का सामना करना पड़ा। दबाव इतना बढ़ा कि वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा सदर के सपुर्द करना पड़ा। नेपाली वज़ीर आज़म का कहना था कि वो मुल्क को मज़ीद खून रेज़ी से बचाने के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपना मनसब छोड़ रहा है। उनके मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया कि हुकूमत ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है और अब मुल्क भर में ये ऐप्स दोबारा इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होंगी। जिसके बाद ये सवालात उठने लगे कि जब नेपाल की हुकूमत ने पाबंदी वापस ही लेनी थी तो फिर इसे लगाने का फ़ैसला क्यों किया गया, और क्या आवाम को एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा इक़दाम उठाना दुरुस्त था? क्या इस बहरान से बेहतर तरीके से निपटना नहीं जा सकता था? अब इन सवालात के जवाब अभी धुंध में छुपे हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस पूरे बहरान ने नेपाल के नौजवानों को सियासी मैदान में मुतहर्रिक कर दिया है। जनरेशन जी के ये नौजवान सिर्फ अपने डिजिटल हुकूक के लिए नहीं, बल्कि सियासी निज़ाम में शफाफियत, करप्शन के खात्मे और बेहतर क़यादत के भी ख्वाहिशमंद है और ऐसी क़यादत की तलाश ने उन्हें एक नए चेहरे की तरफ मुतवज्जो किया है और वो खटमंडू के नौजवान मेयर वालिंदर शाह हैं, जिनको साफ जो है वो गो रहनुमा के तौर पर जाना जाता है, साफ गो रहनुमा के तौर पर इनको देखा जाता है। और वालिंदर शाह ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, बल्कि मुजाहिरीन के जमहूरी हक़ की हिमायत भी की है। यही वजह थी कि नेपाल के नौजवानों को उनकी क़यादत में वो खुलूस और सच्चाई नज़र आई। नौजवानों में उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर लाखों अफराद ने उन्हें नेपाल का अगला वज़ीर आज़म देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। बहरहाल नेपाल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज नहीं था, बल्कि इसके पीछे बरसों से जमा हुई अवामी मायूसी, बदएतमादी और हुक्मरान अशराफिया की करप्शन के खिलाफ गुस्सा भी शामिल था। नेपाल की आवाम का मानना है कि सियासी रहनुमाओं ने बार बार जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन इक़्तिदार में आकर सिर्फ अपने मफादात को तरजीह दी। तरक्याती मनसूबे सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहे, रोज़गार के मौक़े कम होते गए, महंगाई में इजाफा हुआ और आला हुकूमती ओहदेदार बदउनवानी के इल्ज़ामात में घिरे रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में करप्शन का आलम यह था कि तालीमी इदारों से लेकर सरकारी दफातर तक हर जगह रिश्वत, सिफारिश का राज कायम हो चुका था। नौजवान नस्ल जो तालीम याफ्ता और बाशऊर थी, ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उनकी आखिरी आवाज़ यानी सोशल मीडिया को भी बंद किया गया तो वो सड़कों पर आए। यहाँ तक कि मुजाहिरीन ने वज़ीर तवानाई के घर रखी जो तिजोरी है उसे पैसा निकाल कर छत पर खड़े होकर हवा में लुटा दिया। सड़कों पर हर जानिब नोट ही नोट बिखरे थे। एक मकाम पर इन नोटों को जमा करके आग भी लगाई गई। मुजाहिरीन का कहना था कि ये वो पैसा था जो नाजायज़ तरीके से कमाया गया था और वज़रा ने अवामी खिदमत की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरने को तरजीह दी। अब बज़ाहिर मुजाहिरीन के एहतजाज से पैगाम मिल रहा है कि वहाँ की आवाम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो पुराने सियासी चेहरों और खोखले वादों से तंग आ चुके हैं और उन्हें एक ऐसी क़यादत चाहिए जो उनके मसाइल को समझे और हल करे, पर पर्दा डाले। लेकिन जाहिर है ये तो तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है?
हो क्या रहा है, बुनियादी तौर पर इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या है। डॉक्टर शाजिया चीमा जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, नेपाल में जो कुछ हुआ है, जो मंजरनामा इस वक्त दिखाई दे रहा है, इंतहाई हौलनाक है और पूरी दुनिया ज़ाहिर है उस पर कॉमेंट कर रही है। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि ये यूथ ड्रिवन मूवमेंट नज़र आ रही है, नौजवान आगे है। हाल ही में हमने बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी मूवमेंट देखी, क्या इसको बांग्लादेश की जो मूवमेंट थी उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है? कोई मुमासलत नज़र आती है या आपको लगता है कि इसकी नौयत ज़रा मुख्तलिफ है? देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज राइट नाउ कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये ऑर्गेनिक हैं या नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक सीरीज अलग से चल रही है कलर रेवोल्यूशन की और इनऑर्गेनिक प्रोटेस्ट की। तो इतनी जल्दी ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमने बाद में देखा। तो जो बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट थे वो हमें हर एंगल से ऑर्गेनिक लगते हैं। लोगों की अपनी रिजेंटमेंट थी, लोग सड़कों पे निकले और उसके बाद जो है उनका जो भी उनकी डिमांड्स थी उन्होंने किसी भी तरीके से मनवाई, लेकिन बहरहाल वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक थे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जॉर्जिया से लेकर यूक्रेन तक, आर्मीनिया तक, जहाँ भी हम प्रोटेस्ट देखते हैं वो इनऑर्गेनिक। और जितना मैं इसको फॉलो कर रही हूँ और जितना ये प्रोटेस्ट अब डिस्ट्रक्टिव हो गए हैं और जितनी ज़्यादा इसके अंदर अमवात हो रही हैं और जितनी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो प्रोटेस्ट को लीड करने वाले यूथ है जो वो मीडिया पे आके कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमारी सिर्फ डिमांड थी, हम 7 पॉइंट एजेंडा लेके आए थे, हमें करप्ट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम था, लेकिन हमारा इशू ये था कि आपने जो सोशल मीडिया को बंद किया है ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक अटैक है। लेकिन और खुद वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं, जो लीड करने वाले थे, जो नौजवान इसको लीड कर रहे थे और लोगों को घरों से निकाल रहे थे, उनका ये कहना है कि हम ये नहीं चाहते। देखिए, पार्लियामेंट जो है उसकी बिल्डिंग को आग लग चुकी है, प्राइम मिनिस्टर की जो फर्स्ट लेडी हैं उनको जला दिया गया है, बहुत से ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं जिनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके घरों में आग लग गई है। तो जो यूथ इसको इंस्टिगेट करने वाले हैं उनका ये कहना था कि हम इन प्रोटेस्ट को इतना वायलेंट नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब, देखिए, इस तरह के एहतजाजों में सबसे बड़ा खतरा और खदशा भी यही होता है कि ये हाईजैक ना हो जाए या इसमें मिसक्रिएंट्स ऐड ना हो जाएं। अभी जो हुआ है, आपको क्या लगता है इसमें कोई बैरूनी हाथ मुलव्विस है? और अगर बैरूनी हाथ मुलव्विस है तो फिर इशारा किस तरफ है? इसमें मुझे बैरूनी हाथ मुलव्विस लगता है, और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे पड़ोसी मुल्क जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके शवाहिद पाए गए हैं। जो NGOs और जिनमें काम करने वाले लड़के, जिनमें से एक जो वो नोरुंग एक कैरेक्टर है जो कि एक NGO का में काम करता था, जिसने ये सारे का सारा जो है वो सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म यूज़ करके लोगों को कहा कि आप बाहर निकलें और आप प्रोटेस्ट करें, और अब वो इस बात को डिनाई भी कर रहा है कि वो ये नहीं चाह रहा था कि इतना ब्लडशेड हो। उसकी फंडिंग के ताने बाने जो हैं और चंद और NGOs की फंडिंग के ताने बाने वेस्ट से और ख़ास तौर पे जो है वो इंडिया से मिलते हैं। और इंडिया की रिजेंटमेंट बहरहाल थी जो वहाँ की हुकूमत है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट हो रही थी इंडिया की तरफ और वो जा रही थी टूवर्ड चाइना। तो ये तो प्रॉब्लम एक बीच में नज़र आ जाता है। लेकिन अभी इस वक्त जो है एक प्रोटेस्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, वो प्लान नहीं था, उसमें प्रोटेस्ट का कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं था। और जब लोग सड़कों पे निकले हैं तो यूथ का ये कहना है, और वो बहुत वॉलंटरली मीडिया पे आ रहे हैं, दुनिया का जो मीडिया उनको बुला रहा है वो उस पे जाके ये कह रहे हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम ये नहीं चाह रहे थे, जितनी मौतें हो गई हैं हम खुद को इसका जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन आपका जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इन द हाफ वे अराउंड जो है इट हैज़ बीन हाईजैक बाय हु? ऑफ कोर्स आपको ये फिर फुट स्टेप वहीं लेके जाते हैं जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा रिजीम चेंज का, क्योंकि वहाँ पे अब आर्मी और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। अब टेक ओवर करने के बाद भी हर मुल्क की मिलिट्री जो है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अभी जो मैं इसको फॉलो कर रही थी, आई वॉज ट्रेवलिंग, तो वाइल ड्राइविंग में जो सुन रही थी कि जो ये लोगों के सिविलियंस के घर हैं, प्रोटेस्टर के गून और गुंडे, आप जो भी उनको कहें, वो लोगों के अब दरवाज़ों पे नॉक करके कह रहे हैं कि
हम अंदर आएंगे, हम यही लूटिंग करेंगे, हम आपके पास जो कुछ है हमें दे दें। तो एक प्रोटेस्ट जो है वो लूट मार का ठीक। जो है वो रुख कैसे इख्तियार कर जाता है, यही हमने यूक्रेन में भी देखा था, ठीक। जिसमें होता ये है कि जो इनऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है उसमें रिंग मास्टर्स होते हैं। रिंग मास्टर्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि एक दो लाशें गिरें, और जो ही जो है वो एक दो डेड बॉडीज गिरती हैं, बाकी फिर इंतशार फैल तो जाता डॉक्टर है। साहब, मामला जिस हद तक एस्केलेट हो चुका है, डी एस्केलेशन के लिए आपको लगता है कि दिस इज द हाई टाइम कि जब ग्लोबल पावर्स इंटरवीन करें और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कम से कम वो कंट्रोल तो की जा सके, डी एस्केलेट तो की जा सके? डी एस्केलेशन में जैसे अगर हम अपनी सिचुएशन में देखें, हमारे जो 9 मई का यहाँ पे जो कुछ लोग बाहर निकल आए थे, उसमें डी एस्केलेशन में पहले तो ये था कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि आपने किसी भी किस्म का कोई फायर आर्म यूज नहीं करना, और हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे पत्थर मारे गए, उन पे चीजें उठा उठा के फेंकी गई, एक दो बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, लोगों के घरों में घुसा गया। लेकिन चूंकि कलर रेवोल्यूशन अब एक इतनी कॉमन इंडस्ट्री बन गई हुई है कि ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि आपने फायर आर्म हाथ में नहीं लेना, यहाँ तक के भी वो पत्थर आपके माथे पे लगे और आपको खून निकलने लग जाए, आपने गोली नहीं चलानी, क्योंकि पहली गोली हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ चलती है, और वो चाहे किसी सिविलियन को मारे या ना मारे, निशाने पे और जो लोग होते हैं, जो रिंग मास्टर होते हैं, जिनको लाशें चाहिए होती हैं, वो फिर उसको देखते देखते लाशें बिछाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो मरहला नेपाल में नहीं हल हो सका। लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसने गोलियां चलाई, अब पता नहीं उनकी गोलियों से लोग मरे या किसी और की गोली से लोग मरे, लेकिन गोलियां चली। अब वहाँ पे हर मुल्क की जो है वो फौज के पास भी इतने वसाइल या इतने इख्तियारात या इतने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती जो कि हम अपनी सिचुएशन में देखते हैं। तो उनकी फौज भी लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसको मेंटेन करने में अभी तक पूरी तरह से नाकाम है। वहाँ पे सड़कों पे अभी मीडिया आपको वो दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया भी आपको वही दिखाता है जो उनको सूट करता है। तो वो अभी फिलहाल इस प्रोटेस्ट का इतना वायलेंस दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं से कोई इसके पीछे बहरहाल मौजूद है, और ये सारा बॉयल डाउन हो रहा है चाइना को कंटेन करने के लिए। जो चाइना फ्रेंडली गवर्नमेंट्स हैं उनको टॉपल किया जाए। तो अब सड़कों के अंदर अगर लोगों को घसीटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और वो वीडियोस भी बाहर जो हैं वो सोशल मीडिया पे इक्का दुक्का आपको नजर आ रही हैं, तो इट मीन्स के वहाँ पे अभी लॉ एनफोर्समेंट बिल्कुल भी नाकाम है, और मजीद जो है वो नुकसान होने का भी खदशा है। लूटिंग की कोई लिमिट नहीं है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और इस तरीके से सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव कर लिया जाता है जो लोग करना चाह रहे हैं, तो फिर रीजन पे आप इसके क्या इम्प्लीकेशंस देखते हैं? जाहिर है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रीअलाइनमेंट या रीशिफ्टिंग हो रही है, तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप इसके इम्प्लीकेशंस रीजन के ऊपर कैसे देखती हैं? देखिए, चंद एनालिस्ट आज इसको ये कह रहे हैं कि ये कूडेटा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन गया है। मैं बार बार यूक्रेन की मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक इसी तरह का इनऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पे लोग मरे, लेकिन वो कामयाब प्रोटेस्ट हुआ। हुकूमत टॉपल हुई, ज़ेलेंस्की को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया, और फिर रशिया पे उसके बाद अटैक हुआ। जॉर्जिया में ट्राई किया गया तो जॉर्जिया ने इसको ख़त्म किया, जॉर्जिया ने इसको किसी ना किसी तरीके से सबमर्ज किया। उसका बहुत माइनर स्केल पे हमने पाकिस्तान में तजर्बा किया, और हमने हमारी लॉ एनफोर्समेंट और हमारी जो मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इसको किसी न किसी तरीके से हैंडल कर ली। कहीं पे ये हैंडल हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, प्रोवाइडेड कि आपका सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कितना विजिलेंट है, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये अब यहाँ पे ये कामयाब हो गया है, और कामयाब करने वाले बच्चे जो इसका फॉर्डर बने हैं, जो इसका हथियार बने हैं, वो अब बुरी तरह से झंझलाए हुए हैं कि हम ये नहीं चाहते। और ये चीज़ भी जो है वो बैड ऑप्टिक्स दे रही है, क्योंकि चीज़ें इतनी क्योटिक हो गई हैं कि जो बच्चे इसको, जो यूथ इसको लीड कर रही थी, अब वो अपने अपने मीडियम से आके कह रहे हैं कि जो हो रहा है ये हम नहीं चाह रहे। ठीक, डॉक्टर साहब, हमें अपनी गवर्नमेंट को रिसेंटमेंट थी, मगर हम नहीं चाह रहे थे कि हम फर्स्ट लेडी को जलाकर मार दें। इस तरह से करप्शन खत्म नहीं होती। करप्शन हमेशा खत्म होती है आपके लॉन्गिट्यूडनल, आपके सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स से। कोई भी मुल्क जो है वो रातों रात एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता, खास तौर पे वो तीसरी दुनिया का मुल्क हो। तो वहां पे अगर आप केओस क्रिएट कर देते हैं तो आप उसकी फॉल्ट लाइन के अंदर जो और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो
इरिटेंट्स होते हैं, आप उनके लिए वैक्यूम बनाते हैं, और वो वैक्यूम जब फिल होता है तो फिर आप देखते हैं कि वहाँ पे यूक्रेन बनता है, वहाँ पे अफगानिस्तान बनता है, वहाँ पे लीबिया और सीरिया बनता है।